भारत रत्न राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता तो थे ही, सार्वभौमिक राज्य के हिंदी के अनिय सेवक, कमर पत्रकार, तेजस्वी भक्त और समाज सुधारक भी थे। हिंदी को भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले उनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1940 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हें भारत का राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाला कर्मयोगी कहा गया। वे जन सामान्य राजर्षि, ऋषि राजर्षि अथवा ऐसा प्रशासक जो ऋषि के सम्मान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका पहला संदेह था। हिंदी को देश की आज़ादी के पहले आज़ादी प्राप्त करने का साधन मानते रहे और आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी को बनाए रखने का टंडन जी का राजनीतिक में प्रवेश हिंदी प्रेम का कारण ही हुआ। 17 फरवरी 1949 को मुजफ्फरनगर सुभाष संघ में 17 वार्षिकोत्सव के अवसर पर उन्होंने अपना भाषण में इस बात को स्वीकार भी किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 9 अगस्त 1882 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नगर में हुआ था। उनकी पारंपरिक शिक्षा स्थानीय सिटी एंग्लो वकीलोरा विद्यालय में हुई। 1884 में उन्होंने इसी विद्यालय से मेडिकल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष उनकी बड़ी बहन तुलसा देवी का स्वर्गवास हो गया। उस समय की रीति के अनुसार 1897 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनका विवाह मुरादाबाद निवासी नरोत्तम दास खत्री की पुत्री चंद्रमुखी देवी के साथ हो गया। 1899 कांग्रेस स्वयंसेवक बने। 1899 इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1900 में वे एक कन्या के पिता बने। इस बीच वे स्वतंत्रता संग्राम के कूद पड़े। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अपने क्रांतिकारी कार्यकलापों के कारण उन्हें 1909 में वहां से निष्कासित कर दिया गया। 1903 में उनका पिता का निधन हो गया। इस सब कठिनाई को पार करते हुए 1904 में बीए कर लिया। 1904 से उनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ। 1904 में उन्होंने बंग भांग आंदोलन से प्रभावित होकर स्वदेशी का व्रत धारण किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के रूप में चीनी खाना छोड़ दिया और गोपाल कृष्ण गोखले के अंगरक्षक के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 1903 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि चुना गया। इस बीच उनका लेखन भी प्रारंभ हो चुका था और अनेक पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी। यही समय था जब उनकी प्रसिद्ध रचना बंदर सभा महाकाव्य हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुई। इन सब कर्मों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1903 में एलएलबी की उपाधि प्राप्त करने के बाद वकालत प्रारंभ की। पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने 1907 में इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उस समय के नामी वकील तेज बहादुर सुप्पू के जूनियर बन गए। पुरुषोत्तम दास टंडन अत्यंत मेधावी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका कार्यक्षेत्र मुख्य 3 भागों में बटा हुआ था: स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य और समाज। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में टंडन जी ने एक योद्धा की भूमिका निभा किया। अपने विद्यार्थी जीवन में 1899 से ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। 1903 में वे इलाहाबाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने गए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का अध्ययन करने वाली कांग्रेस पार्टी की समिति से भी सवादार थे। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी के आह्वान पर वे वकालत के अपने फलते फूलते पैसे को छोड़कर इस संग्राम में कूद पड़े। सन 1930 में सविनियम आज्ञा आंदोलन के सिलसिले में बस्ती में गिरफ्तार हुए, कारावास का दंड मिला। 1939 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के पास लौटने से पहले जिन स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से जवाहरलाल नेहरू के साथ पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे। 1934 में उन्होंने बिहार की प्रदेशी किसान सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। बिहार किसान आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते हुए उनके विकास को अनेक कार्य किए। उन्होंने 39 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1940 तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा को प्रत्यक्ष रूप में कार्य किया। सन 1937 में धारा सभाओं की चुनाव हुआ। इस चुनाव में से 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस को बहुमत मिला। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को भारी सफलता मिली और इसका पूरा श्रेय टंडन जी को था। श्री लाल बहादुर शास्त्री लिखते हैं कि सन 1936-37 में नई प्रतिनिधियां धारा सभाओं की चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने पूरी शक्ति से भाग लिया। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को भारी सफलता मिली और इसका पूरा श्रेय टंडन जी को जाता है। उन्होंने सारे प्रदेश में दौर किया। वह स्वयं प्रयागनगर में विधानसभा के
लिए खड़े हुए हैं और निर्विरोध विजयी हुए हैं, वे उनके अनुरक्ति ही थे। कुछ समय बाद जब मंत्रिमंडल बना, वह धारासभा के सर्वोच्चतम अध्यक्ष चुने गए। टंडन जी लगातार देश के स्वतंत्रता संग्राम में रत रहे। इसी काम में 1940 में नजरबंद कर लिया गया और 1 वर्ष तक जेल में रहे। अगस्त 1942 को इलाहाबाद में फिर गिरफ्तार हुआ और 1944 में जेल से मुक्त हुए। यह उनकी अंतिम एवं 7वीं जेल यात्रा थी। उनके संघर्ष और त्याग से लक्षित करते हुए किशोरीदास वाजपेयी जी ने लिखा है कि जब जब राष्ट्रीय संघर्ष हुए, टंडन जी सबसे आगे रहे। आप खाली बैठना तो जानते ही नहीं। 1942 में जब वे जेल से छूटे तो उन्हें दिखलाई पड़ा कि भारतीय समाज में निराशा छाई हुई है, सभी हताश पड़े हुए हैं। अंततः उन्होंने कांग्रेस प्रतिनिधि असेंबली नामक संस्था की स्थापना कर पूर्ण नई चेतना का संचार किया। जब पत्नियां कमेटियां बनी तब प्रतिनिधि असेंबली भाग कर दी गई। टंडन जी इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और अनेक साहसी तथा ऐतिहासिक कार्य किया। वे 1943 में भारत की संविधान सभा में भी चुने गए। 1942 में लोकसभा के तथा 1947 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस प्रकार वे आजीवन भारतीय राजनीति में सक्रिय रहकर उसे दिशा प्रदान करते रहे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता थे। कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका पहला साध्य था। हिंदी को वे साधन मानते थे। यदि हिंदी भारतीय स्वतंत्रता के आड़े आएगी तो मैं स्वयं उसका गला घोट दूंगा। वे हिंदी को देश की आज़ादी के पहले आज़ादी प्राप्त करने का साधन मानते रहे और आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी को बनाए रखने का यह नहीं भूल पाना चाहिए। टंडन जी का राजनीति में प्रवेश हिंदी प्रेम के कारण ही हुआ। टंडन जी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हिंदी के लेक्चर के रूप में कार्य किया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विक्टोरिया कॉलेज के छात्र हुआ करते थे। 17 फरवरी 1949 को मुजफ्फरनगर सूर्य संघ के 17 वर्ष वार्षिकोत्सव के अवसर पर टंडन जी ने कहा था, हिंदी के पक्ष को सबल करने के उद्देश्य से ही मैंने कांग्रेस जैसी संस्था में प्रवेश किया, क्योंकि मेरे हृदय पर हिंदी का ही प्रभाव सबसे अधिक था और मैंने उसे ही अपने जीवन का सबसे महान पत्र बनाया। हिंदी साहित्य के प्रति मेरे प्रेम ने उसके संस्था की रक्षा और उसके विकास के पथ को स्पष्ट करने के लिए मुझे राजनीति में सम्मिलित होने का बाध्य किया। अंत यह कहता जा सकता है कि टंडन जी के सद्य स्वतंत्रता और हिंदी दोनों ही थे। राजर्षि बाल्यकाल से ही हिंदी के प्रति अनुराग था। इस प्रेम को बालकृष्ण भट्ट और मदन मोहन मालवीय जी ने बोधता प्रदान करने की 10 अक्टूबर 1990 को काशी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में हुआ। टंडन जी सम्मेलन के मंत्री नियुक्त हुए। टंडन का हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से हिंदी की अध्यमिक सेवा की। टंडन जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी विद्यापीठ प्रयोग की स्थापना की। इस पीठ की स्थापना का उद्देश्य हिंदी शिक्षा का प्रसार और अंग्रेजी का बच्चों को समाप्त करना था। सम्मेलन हिंदी की अनेक परीक्षा समाप्त करता था। इन परीक्षाओं में से दक्षिण में ही हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। सम्मेलन ने इस कार्य का प्रभाव महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में भी पड़ा। अनेक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में हिंदी के पाठ्यक्रम को मान्यता मिली। वे जनता की संपूर्ण भारत में हिंदी के प्रसार के लिए अहिंदी भाषियों का सहयोग अपेक्षित थे। शायद उनकी इसी सोच का परिणाम था सम्मेलन में गांधी का लिया जाना। आगे चलकर हिंदुस्तानी के पक्ष पर टंडन जी और महात्मा गांधी में मतभेद हुआ। टंडन जी अपरिचय योद्धा थे। वे सत्य और न्याय के लिए किसी भी लोहा का लगा सकते थे। अपने सिद्धांतों पर चट्टान की तरह अड़ी गए और स्थित रहते हुए परिणाम स्वरूप गांधी जी को अपने सम्मेलन से अलग करना पड़ा। टंडन जी निरापद अपने मार्ग पर बढ़ते रहे। सन 1949 में जब संविधान सभा के राज्यसभा संबंधी प्रश्न उठाया गया तो उस समय एक विचित्र स्थिति थी। महात्मा गांधी तो हिंदुस्तानी के समर्थक थे ही, पर नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य अनेक नेता भी हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। टंडन जी हारे नहीं, झुके नहीं। परिणाम विजय भी उनकी ही हुई। गर्मागर्म बहस के बाद हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर कांग्रेस मतदान हुआ। हिंदी को 32 और हिंदू को 32 मत मिले। अन्यथा हिंदी राष्ट्रभाषा और देवनागरी राजलिपि घोषित हुई। हिंदी को राष्ट्रभाषा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत स्वीकृत करने के लिए टंडन जी ने अपने सहयोगियों के साथ एक जोर अभियान चलाया था। उन्होंने करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर और समर्थन पत्र भी एकत्र किए। यहाँ उल्लेख न कर देना आवश्यक है कि टंडन जी ने नागरिक अंकों को संविधान में मान्यता दिलाने के लिए भरसक कोशिश की। इस हेतु से उनके उस संस्था को छोड़ा जिसकी सेवा लगभग 5 दशक तक की संविधान सभा में राजर्षि ने अंग्रेजी अंकों का विरोध किया था।
नेहरू जी की देहांत के कारण कांग्रेसी सदस्य सी कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, सी गोपाल स्वामी अयंगार के फॉर्मूले के पक्ष में रहे। टंडन जी का विरोध प्रस्ताव गिर गया और नागरिक अंग संविधान में मान्यता प्राप्त न कर सके। हिंदी को राष्ट्रभाषा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत स्वीकृत करने के लिए टंडन जी ने अपने सहयोगियों के साथ एक अभियान चलाया था। उन्होंने करोड़ों लोगों को हस्ताक्षर और समर्थन पत्र भी एकत्र किए थे।